प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, आज हम अपना पाठ 20 रचनात्मक कार्य करेंगे। तो इसके अंदर इसे रचनात्मक कार्य क्यों कहा गया है? मनुष्य अपने विचार बोल करके प्रकट करता है, लिख करके भी प्रकट करता है, कभी कभी तो इशारों द्वारा भी अपने विचार प्रकट करता है। तो बच्चों, जब हमें किसी विषय पे विस्तार से लोगों को बताना होता है तो हम उसे निबंध लेखन कहते हैं। निबंध में किसी विषय पे उसके बारे में हम विस्तार से बताते हैं, लेकिन अगर हम अपने विचार संक्षेप में बताना चाहते हैं तो हम अनुच्छेद लेखन लिखते हैं। तो आज हम अनुच्छेद लेखन ही लिखेंगे। तो अनुच्छेद लेखन की क्या क्या विशेषताएं हैं उनके बारे में हम आपको बता देते हैं। अधिकतर अनुच्छेद लेखन एक ही अनुच्छेद में आ जाता है। इसमें 10 से 15 वाक्य होते हैं और सभी वाक्य एक दूसरे से संबंधित होते हैं। यहाँ पे किसी एक विषय या उपविषय को चुना जाता है तथा सारे वाक्य उसी पर आधारित होते हैं। तो ये था हमारा अनुच्छेद लेखन। पत्र द्वारा भी हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं। और पत्र आपको पता है 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र हम किसी संस्था के प्रमुख को लिखते हैं, चाहे वो स्कूल का प्रधानाचार्य हो, पुस्तकालय अध्यक्ष हो, लाइब्रेरियन जिसे हम कहते हैं, या फिर डीएम को लिखते हैं, सीएम, पीएम या किसी उच्च पद पर बैठे आसीन अधिकारी को लिखा जाता है। तो ये हमने बताया था औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र मित्रों को लिखा जाता है या रिश्तेदारों को लिखा जाता है। तो अब हम चलते हैं, अपना पहला अनुच्छेद आज लिखेंगे बच्चों। हमारा पहला अनुच्छेद है हमारा देश भारत, और ये हमारे हिंदी व्याकरण दीपिका भाग 4 के निबंध लेखन के अंतर्गत आता है। लेकिन हम इसे निबंध नहीं मानेंगे, हम इसे अनुच्छेद की तरह से लिखेंगे, क्योंकि और इसे एक ही अनुच्छेद में लिखना। आप अनुच्छेद लेखन लिखते समय उसके एक से अधिक अनुच्छेद नहीं बनाएंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना अनुच्छेद लेखन। शीर्षक है हमारा देश भारत। तो इसके अंदर बच्चों अनुच्छेद लेखन में आपको चित्र भी नहीं बनाना। इसमें चित्र दिया गया है, लेकिन हम इसमें कोई चित्र नहीं बनाएंगे। और ये करीब 12 से 15 वाक्य हैं, उन सबको लिखें। तो शुरू करते हैं अनुच्छेद लेखन हमारा देश भारत। हमारा देश भारत। तो जैसे मैंने कहा, इसमें एक ही विषय चुना जाता है और सारे जो वाक्य होते हैं इसी विषय के अंतर्गत ही आते हैं और एक दूसरे से ही संबंधित वाक्य होते हैं। तो यहाँ हमारा विषय है हमारा देश भारत। हम भारत के बारे में, उसके संस्कृति के बारे में, उसके लोगों के बारे में और उसका आकार, भौगोलिक स्थिति, ये सब बताएंगे, ये सब दर्शाएंगे, लिखेंगे। और आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब हम अनुच्छेद लेखन लिख रहे हैं तो इसे कुछ बच्चे वाक्यों की संख्या लिखने लगते हैं, 1 2 3 1 2 3 4। ये नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद का अर्थ है आपको अनुच्छेद में ही लिखना है और अनुच्छेद को एक से अधिक नहीं बनाने की कोशिश करनी है। ये सभी एक ही अनुच्छेद में आएगा। तो शुरू करते हैं अनुच्छेद लेखन हमारा देश भारत। हमारे देश का नाम, देश का
नाम भारत है। यह संसार का सबसे प्राचीन देश है। तो बच्चों, भारत को संसार का सबसे प्राचीन देश कहा जाता है। राजा भरत के नाम पर, भारत का नाम कैसे पड़ा? राजा भरत के नाम पर। राजा भरत के नाम पर ही इस देश का नाम भारत पड़ा है। तो देश का नामांकरण कैसे हुआ? राजा भरत थे और उन्हीं के नाम पे भारत देश रखा गया। तो हमने सबसे पहले बताया अपने देश का नाम, उसके बाद ये बताया कि विश्व का सबसे प्राचीन देश है, सबसे पुराना देश है। इसके नामांकरण के बारे में क्या बताया? नामांकरण के बारे में बताया गया कि राजा भरत रहा करते थे, उन्हीं के नाम पर भारत देश का नाम पड़ा है। अब हम इसकी स्थिति बता रहे हैं। इसकी उत्तर में अब बच्चों ये चीज ध्यान देने वाली बात है, जो देश होता है वो स्त्रीलिंग होता है, तो इसीलिए हमने इसका नहीं लिखा है, इसकी लिखा है। देश स्त्रीलिंग होता है। इसकी उत्तर दिशा में हिमालय है और दक्षिण दिशा में हिंद महासागर। तो हम इसकी भौगोलिक स्थिति बता रहे हैं कि इसके उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में हिंद महासागर है। तो किसी भी देश के आसपास की उसकी स्थिति बताई जाती है। इसमें कहीं विशाल पर्वत है तो कहीं नदियाँ। अगला वाक्य है, इसमें कहीं विशाल पर्वत हैं तो कहीं नदियाँ, पूर्ण विराम। तो आगे लिखते हैं। आपने ध्यान दिया होगा बच्चों
इसे एक अनुच्छेद में लिखा है, इसे यहाँ से लेकर यहाँ तक। अभी अगला भी जो होगा अनुच्छेद, इसको बदलना नहीं है, इसको अंत तक एक ही अनुच्छेद में लिखना है। इस पर आप ध्यान दीजिएगा, आप अनुच्छेद बदलने की कोशिश मत करिएगा। आगे बढ़ते हैं। गंगा यहाँ की सबसे पवित्र नदी है। गंगा यहाँ की सबसे पवित्र नदी है। यहाँ अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। अब हमने पहले भौगोलिक स्थिति बता दिया, इसके पर्वतों के बारे में बता दिया, नदियों के बारे में बता दिया, लेकिन अब जो लोग हैं, देश लोगों से ही बनता है, तो उनके बारे में बताया है कि यहाँ अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। तो यहाँ की संस्कृति ज़्यादा हम कहेंगे विस्तृत है, और यहाँ लगभग हर प्रकार की संस्कृति पाई जाती है। लोगों के वेशभूषा, खान पान अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी वे सब एक साथ मिलकर रहते हैं। यहाँ अनेक धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। अब हम धर्मों के नाम लिखते हैं, जैसे पूर्ण विराम भी लगाया है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, मुसलमान, सिख, ईसाई आदि यहाँ अब भाषाओं के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? यहाँ हिंदी, पंजाबी, उड़िया, गुजराती, आदि अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, तो यहाँ पे है अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। तो बच्चों, केवल हमने यहाँ पे इसीलिए आदि लगाया कि भाषाओं की सूची बहुत लंबी, हम कुछ ही लिख रहे हैं। ये मत सोचिएगा कि हिंदी, पंजाबी, उड़िया, गुजराती आदि, मतलब इसमें भी बहुत सारी भाषाएं हैं, लेकिन हम कुछ भाषा ही बता रहे हैं, इसीलिए हमने इसमें आदि लगाया है। आदि
अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। अब अगला है, हम इसे बिठा देते हैं। भारत, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। अब भाषाओं के बारे में के बाद में आ जाते हैं। किसी भी राष्ट्र की अपनी भाषा होती है, तो लिखेंगे हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, राष्ट्रभाषा है। किसी भी राष्ट्र की, किसी भी देश की उसकी एक अपनी भाषा होती है जिसे राष्ट्रभाषा कहा जाता है। तो भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। यहाँ की संस्कृति महान है। यहाँ की संस्कृति महान है। पूर्णविराम। प्राचीन काल में भारत को संसार का गुरु कहा जाता था। संसार का गुरु, विश्व गुरु के नाम से भारत जाना जाता था। लोग शिक्षा लेने के लिए यहाँ पे आया करते थे। खासकर नालंदा विश्वविद्यालय था, जहाँ पे संसार के हर विद्यार्थी का एक सपना होता था कि उसका दाखिला नालंदा विश्वविद्यालय में हो जाए, क्योंकि यहीं संसार के लगभग सभी क्षेत्रों की जो ज्ञान था वो भारत में था, और लोग सीखने के लिए भारत आया करते थे। विद्या ग्रहण करने के लिए, सीखने के लिए वे भारत आते थे। उनको लगभग संसार के सभी विषय यहाँ शिक्षा मिल जाती थी। इसीलिए भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। यहाँ हमने लिखा है संसार का गुरु कहा जाता है। भारत को पहले विश्व गुरु कहा जाता था। अब चलते हैं, हम अपने देश से प्यार करते हैं। अंतिम वाक्य है हमारा, हम अपने देश से प्यार करते हैं, तो आपने देखा इसमें वाक्य सरल थे। वाक्य हमें बहुत बड़े बड़े भारी भरकम शब्दों को भी नहीं डालना चाहिए। वाक्य हमारे सरल और छोटे होने चाहिए। और परीक्षा में अगर आप एक दो वाक्य भूल भी जाते हैं या आप वाक्यों को अपने शब्द में लिखते हैं तो वो भी सही है। अगर आप यही वाक्य न लिखकर इसे अपने शब्दों में लिखते हैं लेकिन वाक्य सही होना चाहिए, उसमें वर्तनी की कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, तो वो भी सही है। एक बार आप इसे पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर इसे लिख करके इसका अभ्यास करेंगे। बच्चे क्या करते हैं, हमने देखा है कि जो अनुच्छेद लेखन है उसको केवल एक बार देख लेते हैं या कभी कभी पढ़ लेते हैं और सीधा परीक्षा में लिखते हैं। ये सही बात नहीं है। आपने इसे पढ़ा, हर शब्द का आपको मतलब भी पता है, आपको समझ आ गया है। अब आप इसको लिख के इसका अभ्यास करें। लिखने पे ही हमें सही पता चलता है
कि हमें ये याद है या याद हुआ कि नहीं, तो इसका ध्यान रखेंगे। तो अनुच्छेद को रचनात्मक कार्य क्यों कहा जाता है, इस पे आ जाते हैं। हमने अनुच्छेद है, हमारा पाठ है 20, शीर्षक है रचनात्मक कार्य। इसमें रचना की जा रही है, और रचना करना जो है वो सबसे मुश्किल काम माना जाता है। चाहे वो चित्रकार हो, चित्रकार क्या करता है, अलग अलग रंगों को लेता है और ब्रश की मदद से उसे चित्र बनाता है। या फिर हम किसी मूर्तिकार की बात करें, वो मिट्टी या लकड़ी या धातु से तरह तरह की मूर्तियाँ बनाता है। रचना करना एक कठिन काम होता है। उसी तरह जैसे कवि हो गया, लेखक हो गया, ये भी रचना करते हैं। वे क्या, वो शब्दों का प्रयोग करते हैं। वे रंगों का, मिट्टी का प्रयोग नहीं करते हैं, वे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तथा अनुच्छेद, निबंध, पत्र, ये सब रचनात्मक कार्य में ही आते हैं। तो बच्चों, आप इसका मतलब समझ गए होंगे। पाठ 20 रचनात्मक कार्य, तो हम इसमें पत्र लेखन भी करेंगे। निबंध लेखन हम इस साल नहीं करेंगे, क्योंकि उसके स्थान पे हम अनुच्छेद लेखन करेंगे। और निबंध और अनुच्छेद में अंतर क्या होता है, ये मैंने आपको बताया कि निबंध में एक विषय पे जानकारी दी जाती है, लेकिन वो विषय जो होता है काफ़ी विस्तृत होता है। इसमें उसके बारे में हम बताते हैं, उपसंहार तक आता है उसके बारे में। लेकिन यह अनुच्छेद काफ़ी संक्षेप में होता है। निबंध की तुलना में ये काफ़ी संक्षेप में होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, 10 से 15 वाक्य का अनुच्छेद लेखन होता है, और सभी वाक्य एक दूसरे से संबंधित हैं। जैसे अभी इसी में हमने देखा, तो सभी वाक्य क्या बता रहे हैं, हमारा देश भारत देश के बारे में ही बता रहे हैं। उसका नाम, उसका नामांकरण कैसे हुआ, उसके लोगों की संस्कृति क्या थी, देश की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताया गया कि उत्तर में हिमालय है, पर्वत है, दक्षिण में महासागर है, लोग तरह तरह की भाषाओं का प्रयोग करते हैं, और संसार में इसको विश्व गुरु या संसार का गुरु के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ लोग मिलजुल के रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, और फिर भी वह एक साथ मिल के रहते हैं। ये है भारत की विशेषता। तो यहाँ पे सभी चीज़ हमने अपना देश भारत से संबंधित लिखा है। तो यहाँ मुख्य विषय था भारत। मुख्य विषय क्या है, भारत। हमने भारत की विशेषताएं बताई, गुण बताए, उसकी स्थिति बताए, उसके लोगों के बारे में बताया, लोगों की भाषाओं के बारे में बताया, और इतिहास बताया कि यह विश्व गुरु भी कहलाता था। लोग, दूसरे देश के लोग यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने आते थे, कुछ सीखने आते थे, तो इस कारण से इसे विश्व गुरु कहा जाता है। तो ये था हमारा अनुच्छेद लेखन। इसको मैं एक बार पहले पढ़ूंगा। आज का आपका गृह कार्य है, आप इसे लिखेंगे और याद करेंगे। केवल पढ़ के याद नहीं करेंगे। अगर आपको सचमुच अपना ये देखना है कि मुझे याद है कि नहीं, पहले आप इसे कम से कम 2 या 3 बार पढ़ें। अब मैंने इसको आपको लगभग सभी, कोई भी इसमें हम कहेंगे कठिन शब्द नहीं रहा, सभी शब्द सरल हैं, आप इसका अर्थ जानते हैं। अगर आप कभी भूलते भी हैं तो इसे अपने शब्द में लिखने का प्रयास करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और अनुच्छेद लेखन हमेशा एक ही अनुच्छेद में होता है। अगर आपने एक से अधिक, मान लीजिए आपने 2 अनुच्छेद में लिखा है, तो इसमें आपका जो है नंबर हैं वो कट जाएंगे, इसका ध्यान रखिए। अनुच्छेद लेखन का ही अर्थ होता है कि सभी जो वाक्य हैं एक ही अनुच्छेद में होंगे, एक ही विषय पे आधारित और एक दूसरे से संबंधित भी होंगे। तो ये था हमारा अनुच्छेद लेखन, हमारा देश भारत। एक बार मैं इसका को पढ़ देता हूँ, आप इसे ध्यान से सुनेंगे।
अनुच्छेद लिखा, हमारा देश भारत, हमारे देश का नाम भारत है, यह संसार का सबसे प्राचीन देश है। राजा भरत के नाम पर ही इस देश का नाम भारत पड़ा है। इसकी उत्तर दिशा में हिमालय है और दक्षिण दिशा में हिंद महासागर। इसकी बच्चों, ये इसकी जो है, मैंने आपको बताया था, देश जो होता है, देश स्त्रीलिंग में होता है, देश को स्त्रीलिंग कहा जाता है, तो इसीलिए इसकी लिखा है, कहीं भी इसका या उसका नहीं लिखा गया। तो इसकी उत्तर दिशा में हिमालय है और दक्षिण दिशा में हिंद महासागर। इसमें कहीं विशाल पर्वत हैं तो कहीं नदी। गंगा यहाँ की सबसे पवित्र नदी है। यहाँ अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आदि। आदि से फिर है कि केवल 4 ही धर्म के लोग नहीं रहते हैं। हमने इसीलिए आदि लगाया है कि और भी धर्मों के लोग हैं, लेकिन हम केवल 4 मुख्य धर्म ही लिख रहे हैं। यहाँ हिंदी, पंजाबी, उड़िया, गुजराती आदि अनेक भाषाएं बोली जाती। फिर हमने आदि लिखा, मतलब भाषाएं बहुत अधिक हैं, हमने कुछ भाषाओं के ही बारे में लिखा है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। यहाँ की संस्कृति महान है। यहाँ की संस्कृति महान है। तो संस्कृति होता क्या है बच्चों? संस्कृति वो रीति रिवाज होते हैं जो देश के लोग जिसको मानते हैं, करते हैं, अपनाते हैं। तो संस्कृति में केवल खान पान या कपड़े नहीं आते हैं, जो संस्कार होते हैं, जो लोकगीत होते हैं, जो विचार होते हैं, इसमें धार्मिक जो होता है वो भी दखल होता है। लोग धर्म का कैसे पालन करते हैं, एक दूसरे से उनका व्यवहार, ये सब संस्कृति का ही भाग है। तो यहाँ की संस्कृति महान है। तो यहाँ पे हमने बताया एक ही संस्कृति नहीं, एक ही प्रकार के लोग नहीं हैं। जो हम महानता की बात कहते हैं, ये मिलजुल करके रहने के कारण भी आई। बहुत से ऐसे देश हैं यहाँ पे एक ही धर्म है और वे उसका पालन करते हैं, वो एक साथ रहते हैं, बात समझ में आती है। लेकिन भारत में अनेक धर्म के लोग रहते हैं, अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं और वे एक दूसरे के जो संस्कृति, रीति रिवाज जो हैं उनकी इज्जत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं और सब मिलजुल के रहते हैं। तो ये थी खासियत हमारे देश की संस्कृति की। अलग अलग होने के बाद भी सभी जो भारतवासी हैं, जो भारत के नागरिक हैं, वह एक साथ मिलजुल के रहते हैं। इसमें संस्कृति का आपस में टकराव नहीं होता है, लोग लड़ते नहीं हैं धर्म के नाम पे या संस्कृति के नाम पे, एक दूसरे के साथ लड़ते नहीं। तो इसीलिए यहाँ की संस्कृति महान है। प्राचीन काल में भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। मैंने बताया यहाँ के जो विश्वविद्यालय थे, नालंदा विश्वविद्यालय, उसमें दाखिला पाने के लिए लोग बहुत प्रयास किया करते थे, क्योंकि वहाँ पे एकदम ही जो श्रेष्ठ जो विद्यार्थी होते थे उन्हीं का दाखिला होता था और लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए भारत की तरफ आते थे। तो एक तरह से भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। प्राचीन काल में भारत को संसार का गुरु कहा जाता था। हम अपने देश से प्यार करते हैं, तो अंतिम वाक्य कि हम अपने देश से प्यार करते हैं। हर भारतवासी अपने देश से प्यार करता है। तो ये था, तो ये हमने देखा 10 से 15 वाक्यों में था। आपने इसको कम से कम 2-3 बार पढ़ना है और लिख करके देखना है कि आपने इसे याद किया है कि नहीं। और ये पेज नंबर 79 पे है। आप इसी अनुच्छेद को हमारा देश भारत, हमारी हिंदी व्याकरण दीपिका भाग 4 के पेज नंबर 79 पे आपको मिल जाएगा। आप इसे अपने नोटबुक में लिखेंगे, याद करेंगे और लिख करके इसका अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, ये था हमारा आज का गृह कार्य। हम कल एक दूसरा अनुच्छेद लिखेंगे और उसके बाद हम
पत्र लेखन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।